हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th के पहले चैप्टर प्रकाश के बारे में कुछ डिस्कशन किया था और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे उनको मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था परावर्तन। दूसरा टॉपिक परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के अनुप्रयोग क्या है, परावर्तन के प्रकार, और आखिरी जो टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में परावर्तन के नियम। इन सभी टॉपिक्स को लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज मैं आपको बता दूं कि आज कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है प्रतिबिंब। आज हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक जो आज का रहेगा वो है प्रतिबिंब के प्रकार, की कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। तीसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है दर्पण। दर्पण क्या होता है और उसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज का अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण क्या है और कौन कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं जो आज हमें जाननी है। पांचवा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। और आज का आखिरी टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो अगर किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दिया जाए, सपोज करिए हाथ मेरा एक दर्पण हो गया, ये दूसरे हाथ में मैंने मार्कर पकड़ रखा है। अगर ये दर्पण है और मैं इस मार्कर को इस दर्पण के सामने रख रहा हूं तो इस वस्तु का एक आकृति इस दर्पण के अंदर बन जाएगा और इस आकृति को ही हम इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये सपोज करिए दर्पण है और एक वस्तु हो गई। अगर हम इस वस्तु को दर्पण के सामने रख देते हैं या लाते हैं तो दर्पण के भीतर एक आकृति बन जाती है और उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और वस्तु को भी हम बिंब कहते हैं। वस्तु को बिंब कहा जाता है और उसकी दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये तो प्रतिबिंब हुआ हमारा, लेकिन ये कितने प्रकार का होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब। मैं एक करके इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होते हैं, ऐसे प्रतिबिंब जो वास्तव में बनते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और ऐसे प्रतिबिंब जो वास्तव में नहीं बनते, केवल उन्हें का हमें आभास होता है, उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। आप कभी जाइए घर पर, आप सभी के चम्मच होगा, आप चम्मच के गहरे सिरे से, जिससे हम कोई चीज पीते हैं या खाते हैं, उस सिरे से अगर अपना चेहरा देखेंगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे ही बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आपको कैसे पता, समतल दर्पण, आप सुबह घर में उठते हैं, आप सुबह सुबह से हर कोई अपना चेहरा दर्पण में देखता है, आप अपना दर्पण में चेहरा देखिए, आपको सीधा दिखाई देता है, क्योंकि वो एक आभासी प्रतिबिंब है। आपके घरों में दर्पण लगा है, वो समतल दर्पण होता है और उसमें एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है कि जब आभासी प्रतिबिंब बनते हैं तो परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में वहां पर मिलती हैं, इसीलिए वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जब किसी बिंदु पर परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है, और अगर वास्तव में वहां किरणें मिलती हैं तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। और अगर किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो फिर वहां पर एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहां लिखा हुआ है मैंने, परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत अगर हो रही हैं तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। लास्ट पॉइंट जो है, उदाहरण के तौर पर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे हमारे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से अगर एक कंडीशन को छोड़ दिया जाए, एक स्पेसिफिक कंडीशन है, उसको मैं आगे आने वाले लेक्चर से आपको बताऊंगा, तो उस कंडीशन को छोड़ के सभी स्थितियों में अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब ही बनते हैं। और
समतल दर्पण और अवतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, दर्पण एवं उसके प्रकार। दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग दर्पण कहलाता है। कांच का अगर कोई खोखला गोला होता है, उससे जो कटा हुआ भाग हमें प्राप्त होता है, उसको हम दर्पण कहते हैं। जिसके एक तल पर एक रासायनिक पदार्थ, जिसको हम लाल पेंट कहते हैं, वो लगा दिया जाता है, उसकी पॉलिश कर दी जाती है, और दूसरा जो तल होता है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है, जो कि चमकदार और चिकना होता है, जिससे वो परावर्तन में उपयोग होता है। तो एक बार फिर से आप दर्पण की परिभाषा समझें। कांच के खोखले का कटा हुआ भाग दर्पण कहलाता है, जिसके एक तल पर एक रासायनिक पदार्थ लाल पेंट रेड ऑक्साइड लगा होता है, और दूसरा चमकदार व चिकना होता है। दूसरा तल चमकदार व चिकना होता है, जो परावर्तक तल की तरह ही कार्य करता है, जो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। तो ये दर्पण की हमारी परिभाषा हो गई। तो अब हमारा अगला टॉपिक है दर्पण के प्रकार। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक तल गोलीय, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। और इन दोनों दर्पणों के बारे में हम आज वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे, वो चूंकि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जिनको मैं आज आपको यहां बताऊंगा इस डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का जो मध्य बिंदु, ये जो आपको दर्पण यहां दिखाई दे रहा है, तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी परिभाषा है फोकस। ध्यान से सुनिएगा परिभाषाओं को। फोकस, दूसरा जो हमारा परिभाषा है फोकस। परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसको हम कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। अगली जो हमारी परिभाषा है, फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से हम प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा पर हम आते हैं। तो अगली परिभाषा है हमारी वक्रता केंद्र, जिसे C से व्यक्त किया जाता है। वक्रता केंद्र क्या है? खोखले गोलीय दर्पण का केंद्र किसी दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। खोखले गोलीय दर्पण का केंद्र इस कटे हुए दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। अगली परिभाषा जो है हमारी वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से हम व्यक्त करते हैं। अगली जो परिभाषा है हमारी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है, उस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं।
तो ये हमारी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। एक और छोटी सी इसमें परिभाषा होती है, दर्पण का जो व्यास होता है उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को द्वारक कहा जाता है। तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अगला टॉपिक है हमारा वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। तो इन दोनों में एक संबंध होता है जो बोर्ड में मैंने लिख रखा है, कैपिटल आर बराबर 2 इंटू एफ। इसका मतलब है कि किसी गोलीय दर्पण की या अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस दर्पण की फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध था। इस पर कभी कभी एक नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। तो इस टॉपिक को आज हम एक्सप्रेस करते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं और मैंने कुछ आधार माने, उस बेसिस पर हम इनके अंतर को डिसाइड करेंगे। सबसे पहला है परावर्तक तल के आधार पर। तो परावर्तक तल के आधार पर अगर बात करें तो अवतल दर्पण का परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, और वहीं पर अगर बात की जाए उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति के आधार पर बात की जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति अवतल दर्पण की सदैव उल्टी और वास्तविक होती है, केवल एक स्थिति को अगर छोड़ दिया जाए। और वहीं अगर बात की जाए उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण की प्रकृति सदैव, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव सीधी और आभासी, हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब के आकार के आधार पर। अगर प्रतिबिंब के आकार के आधार पर हम बात करें तो अवतल दर्पण में सदैव छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, स्थिति के हिसाब से कैसा भी प्रतिबिंब बन जाता है। परंतु अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए प्रतिबिंब के आधार पर तो उत्तल दर्पण में सदैव छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, उत्तल दर्पण से सदैव छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। अगला अगर हम आधार में उपयोग, तो उपयोग के आधार पर अगर बात की जाए तो अवतल दर्पण दांत के डॉक्टर के पास, सैलून्स में और ब्यूटी पार्लर्स में इसका इस्तेमाल होता है। और उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए उपयोग की बात तो गाड़ियों के साइड में जो कांच लगा होता है उसमें इसका उपयोग होता है, मॉल में भी इनका काफी उपयोग होता है, और चौराहों पर ट्रैफिक जैम से बचने के लिए मोड़ पर जो चौराहे होते हैं उसके मोड़ पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।